Hi guys, coming up with the next lecture on current affairs, legal current affairs to be specific. यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बिल्स जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में. जैसा कि हम जानते हैं 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के. वन इज नोन एज द बजट सेशन जो कि जनवरी में शुरू होता है और मार्च तक चलता है. उसके बाद आता है आपका मॉनसून सेशन जो कि जुलाई अगस्त वाला टाइम पीरियड होता है, वहाँ उस टाइम पीरियड में होता है. एंड देन कम्स द विंटर सेशन जो कि शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है. मिड ऑफ नवंबर से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है. यूजुअली बाय मिड ऑफ दिसंबर और बाय 25th ऑफ दिसंबर तब तक चलता है विंटर सेशन. इस विंटर सेशन में काफ़ी सारे नए बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि कुछ बिल्स हैं जो अमेंड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉज को, कुछ बिल्स हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ हैं जो बिल्कुल ही नए सब्जेक्ट मैटर से डील कर रहे हैं. इस सेशन में हम 3 मेजर बिल्स की बात करने वाले हैं जो कि बेसिकली गैप्स को या लैकिना को फिल करने के लिए एक आया है जो कि था रिलेटेड रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस से रिलेटेड. दूसरा बिल है जो रिलेटेड है टेलीकम्युनिकेशन से, जहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉज को रिपील किया गया है कुछ लॉज को, और कुछ लॉज हैं जिनमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया गया है. And the last one which I'm going to discuss in this is related to जो न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को. इस केस का नाम था अनूप बारनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब होता ये है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप पार्लियामेंट से कहती है कि ये आपकी एक ऑब्लिगेशन है दैट यू हैव टू एक्चुअली फ्रेम अ प्रोसीजर. और पार्लियामेंट के ऑब्लिगेशन क्यों हैं? क्योंकि देयर इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कि हमारे इंडिया में अडॉप्टेड है. सुप्रीम कोर्ट कोई लैक्यूना नहीं, इट डजंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट. तो वो बस एक लैक्यूना भर सकते हैं फॉर द टाइम पीरियड, बट जो एक्चुअल मतलब बिल लाने की चीज़ या एक्ट बनाने का काम है वो पार्लियामेंट का ही रहेगा. तो फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रोसीजर दिया या जो एक फॉर्मेट उन्होंने दिया कि जब तक कि कोई लॉ नहीं आ रहा है तब तक जो है सीईसी और ईसी का जो अपॉइंटमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए जो कि प्रेसिडेंट जो है वो विम्स एंड फैंसीज पे एक्ट नहीं करेंगे. प्रेसिडेंट एक कमेटी होगी जिसकी कंसेंसस से वो और जिसकी रिकमेंडेशन पे वो काम करेंगे. वो कमेटी में कौन कौन होगा? उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, उस कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे. अब आते हैं हम, ये जो बिल आया 2023 में ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था मॉनसून सेशन में, बट फाइनली ये दोनों हाउसेस में पास हुआ है अभी इस विंटर सेशन में. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को आई हैव मार्क्ड इन पर्पल एंड उसके बाद उन प्रोविजंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड. ठीक है, तो सबसे पहला बात करता है इलेक्शन कमीशन जो डिफाइन किया है इस बिल ने. वो कहता है इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 में दे रखा है जिसका कॉम्पोजिशन होगा, इट विल कंप्राइज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नंबर कितना होगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेंगे. ये दे रखा है 324 में, दैट इज आर्टिकल 324. प्रोविजंस ऑफ द बिल. अब बिल क्या कहता है? वो कहता है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो प्रेसिडेंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी. अब सिलेक्शन कमेटी क्या है? सिलेक्शन कमेटी कंप्राइज करेगी प्राइम मिनिस्टर से जो कि चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा जो कि मेंबर होंगे, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि एक मेंबर होंगे और नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर. तीसरी आती है सर्च कमेटी. So these are the important bodies which you must remember for appointment of chief election commissioner and election commissioner. कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है. रिकमेंडेशन किसकी है? सिलेक्शन कमेटी की है. अब सिलेक्शन कमेटी हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं सर्च कमेटी पे. सर्च कमेटी क्या कर रही है? सर्च कमेटी एक पैनल तैयार करेगी 5 लोगों का जो जिनकी हु शैल बी कंसिडर्ड बाय द सिलेक्शन कमेटी. अब सिलेक्शन कमेटी उन 5 लोगों में से किसी को सिलेक्ट कर सकती है, किसी 3 लोगों को, 2 लोगों को, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम. जिसका भी हमें अपॉइंटमेंट करना है उस कॉन्टेक्स्ट में दे कैन
select from those panel from that panel which has been prepared by the search committee. ठीक है, अब एक चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, वो ये कि अपार्ट फ्रॉम दीज 5 पर्सन्स जिनका एक पैनल उन्होंने सर्च कमेटी ने बनाया था, सिलेक्शन कमेटी बाउंड नहीं है कि वो इन्हीं 5 में से किसी को सिलेक्ट करे, वो किसी और को भी कर सकती है, उसके पास ये पूरा राइट रहेगा। अब सर्च कमेटी की पहली तो हमने फंक्शन समझ लिया, उसका क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन हम जान लेते हैं। एक कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे जो कि हेड होंगे, प्लस 2 और मेंबर्स होंगे who shall not be below the rank of the secretary to the central government. So that is the composition of the search committee. Moving forward with the qualification of the persons who will be eligible for appointment of CEC and EC. वो कौन होंगे? They shall be equivalent to the rank of secretary to the central government. तो ये उनकी एलिजिबिलिटी है। दूसरी चीज, उनके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दे रखे हैं हमारे बिल में। टर्म ऑफ ऑफिस, जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस है वो सेम है जो 1991 एक्ट डिफाइन करता है, दैट इज वो 6 years और until they achieve the age of 65 years whichever is earlier. अगर मान लीजिए किसी ईसी को सीईसी अपॉइंट कर दिया गया है, इन दैट केस ऑल्सो उनका जो टोटल टर्म है ना वो 6 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ नए एडिशंस जो ये बिल लेकर आया वो ये कि ये जो सीईसी और ईसीज होंगे दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये ध्यान रखने वाली चीज है। नेक्स्ट प्रोविजन है सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, वो सेम रहेगा जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। अर्लियर क्या होता था, उनका जो सैलरी अलाउंस और सर्विस कंडीशन है वो सुप्रीम कोर्ट जज की इक्विवेलेंट होती थी, बट अब वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट हो जाएंगी। रिमूवल और रेजिग्नेशन सेम है जैसा कि 324 में दे रखा है, और वो क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो रिमूवल है दैट वुड बी सेम विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर्स का जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और ये कब हो सकता है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये रिमूवल और रेजिग्नेशन का दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम रिमूवल का दे रखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेजिग्नेशन वाला पार्ट है वो 1991 एक्ट उसका प्रोवाइड करता था कि रेजिग्नेशन किसी भी टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। सो that these are the important provisions of the chief election commissioners and election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इसको हम बिल अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 चीजें हैं, पार्लियामेंट में 3 बॉडीज हैं, उन 3 बॉडीज में से ये अभी सिर्फ 2 बॉडीज से पास हुआ है। वन इज द लोकसभा, अदर इज द राज्यसभा एंड थर्ड इज द प्रेसिडेंट। Once this bill gets the assent of the president, ये act बन जाएगा। ठीक है, moving forward with the next bill which is telecommunication bill 2023। अब important fact है ये, टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है हमारे, अश्विनी वैष्णव। वन थिंग, हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। नाउ दिस टेलीकम्युनिकेशन बिल ये क्यों आया, क्योंकि कुछ ब्रिटिश एरा, कॉलोनियल एरा के कुछ लॉज थे जिनको रिप्लेस करने की ज़रूरत थी। विद टाइम वी हैव डेवलप्ड और टेलीकॉम सेक्टर को सनराइज सेक्टर रेफर किया गया है। while this bill was being passed, while it was introduced, while discussed, टेलीकॉम सेक्टर को सनराइज सेक्टर बोला गया क्योंकि बहुत से चेंजेस आए और उन चेंजेस की वजह से, और ये सेक्टर अभी भी ग्रो कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि हमें टाइम के साथ लॉ को भी ग्रो करने की जरूरत होती है। सो रीजन फॉर दिस बिल, कौन से लॉस को ये रिप्लेस करने की बात कर रहा है, तो वो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 का और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 का। सो दीज आर दी 3 एक्ट्स जिनको ये रिप्लेस करेगा। ट्राई एक्ट है एक हमारा जो कि 1997 में आया था, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997, और इस एक्ट में ये स्लाइट चेंजेस ला रहा है
ठीक है, तो वो अमेंडमेंट ला रहा है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बिकॉज हियर व्हाट आई हैव मेंशन्ड आर दोस लॉज व्हिच आर बीइंग रिप्लेस्ड। अब ये किससे डील कर रहे थे? टेलीग्राफ एक्ट जो है वो बात कर रहा था, इट प्रोवाइडेड फॉर लाइसेंसिंग ऑफ टेलीग्राफ रिलेटेड एक्टिविटीज एंड इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा था पहला, और दूसरा इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन को किन ग्राउंड्स पे हम रोक सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, उनको बेसिकली आप रिट्रीव कर सकते हो किसी और के कम्युनिकेशन को। ठीक, दूसरा था वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, जो कि बात कर रहा था पोजेशन ऑफ, विच एक्चुअली रेगुलेटेड द पोजेशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफ अपैरेटस। तो ये बात करता है रिलेटेड टू द मैकेनिज्म, रिलेटेड टू द मशीनरी विच इज बीइंग यूज्ड इन टेलीग्राफी। तीसरा था टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट, जैसा कि नाम बोलता है, इट रेगुलेट्स द पोजेशन ऑफ टेलीग्राफ वायर्स। अब ये बिल क्यों आया? ये बिल आया एक्चुअली, व्हाट इट हैज प्रोवाइडेड, दिस इज द बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing which has been provided by this bill, that is it provides for allocation of spectrum through auction. अब एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे नहीं होगा एलोकेशन स्पेक्ट्रम का, अब वो होगा थ्रू ऑक्शन। बट इसमें है ना थोड़े से एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जो कि शेड्यूल 1 है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल 19 आइटम्स हैं, जैसे कि वो बात कर रहा है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस की, जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी एलोकेशन कर सकते हैं। जैसे होगा रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तीसरा कुछ बॉडीज हैं जो कि गवर्नमेंट ओन है, जैसे BSNL, MTNL, इनको स्पेक्ट्रम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे अलॉट किया जाएगा, ठीक है, एलोकेट किया जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये बात करता है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, किन चीज़ों के लिए? स्टैब्लिश और ऑपरेट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, ठीक, दूसरा टू प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, और तीसरा टू पोजेस रेडियो इक्विपमेंट्स। ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी काम के लिए, टू स्टैब्लिश करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, या कोई ऐसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेना होगा। फिर हम आते हैं डिजिटल भारत निधि। ये एक एक्चुअली फंड था जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में बनाया गया था, विच वॉज एक्चुअली नेम्ड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब ये क्यों बनाया गया था? उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज की ज़रूरत थी, अनडिजर्व्ड एरियाज में जहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए बनाया गया था ये फंड, ताकि इस फंड से वो उन एरियाज में टेलीकॉम सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। इस बिल से इस फंड का नाम चेंज कर दिया गया है, डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है, और इसके साथ अब अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज इन दीज एरियाज, अपार्ट फ्रॉम दैट अब वो रिसर्च और डेवलपमेंट में भी जो भी इसमें फंड मिलेगा वो अब रिसर्च R&D में भी यूज किया जाएगा, ठीक। फिर कुछ जगहों पे सेंटर को थोड़ी पावर्स दी गई हैं, थोड़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं फॉर इंटरसेप्शन एंड सर्च। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी इज द प्राइम कंसर्न फॉर एनी गवर्नमेंट, सो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, इन ग्राउंड्स पे हर गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी ऐसे मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है, या किसी भी ऐसे प्रेमाइस को जहाँ पे अनऑथराइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने का इक्विपमेंट्स पाए जा रहे हैं या नेटवर्क है, उसकी सर्च के लिए प्रोविजन बना सकती है। सो दिस हैज व्हाट बीन प्रोवाइडेड अंडर द बिल एज वेल, जहाँ पे वो कह रहा है इट अलाउज सेंटर्स टू हैव पावर्स ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च। क्या क्या वो कर सकते हैं? इट कैन टेक पोजेशन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। दूसरा, वो स्टॉप कर सकते हैं ट्रांसमिशन और इंटरसेप्टिंग मैसेजेस इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, और टू प्रिवेंट इंसाइटमेंट फॉर कमिटिंग ऑफेंस। तो वो क्या कर रहे हैं? पहला, वो पोजेशन ले रहे हैं टेलीकॉम नेटवर्क का। दूसरा, वो स्टॉप कर रहे हैं किसी ट्रांसमिशन को और मैसेजेस इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तीसरा, press messages of correspondence to center or state government shall not be intercepted or detained। तो ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ऐसे मैसेजेस को इंटरसेप्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा।
और इसके साथ ही एक कोई ऑफिसर होंगे जिनको गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है टू सर्च प्रेमाइसेस और व्हीकल्स फॉर पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड टेलीकॉम नेटवर्क और इक्विपमेंट। सो ये सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। फिर कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स, जहां पे फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड मेजर्स फॉर प्रायर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेजेस सच एज एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। सो किसी भी यूजर से पहले उनका कंसेंट लिया जाएगा। ऐसे कोई भी एडवर्टाइजिंग मैसेजेस आप डायरेक्टली किसी को नहीं भेज सकते हैं। फिर क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स और मैकेनिज्म टू अलाउ यूजर्स टू रिपोर्ट malware और specified messages। इन सब के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा। सो दीज आर द प्रोटेक्शंस व्हिच हैव बीन गिवन टू द यूजर्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की का भी प्रोविजन दिया गया है थ्रू ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको मेंशन किया गया है व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड इन दिस बिल, और उन ऑफेंसेस के साथ कुछ पेनल्टीज भी हैं। जैसे कि अगर कोई टेलीकॉम सर्विसेज दे रहा है विदाउट ऑथराइजेशन, या फिर किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लिया है किसी टेलीकॉम नेटवर्क या डेटा से, तो वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, अ फाइन अप टू 2 crore rupees और बोथ। दूसरी चीज, अगर कोई ऑथराइजेशन के टर्म्स और कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है तो उसके ऊपर सिविल पेनल्टी होगी अप टू 5 crore rupees। या फिर किसी ने अगर अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट का पोजेशन ले लिया है या फिर किसी सर्विस को यूज कर रहा है, नेटवर्क या सर्विस को अनऑथराइज्ड मैनर में यूज कर रहा है, देन इट वुड बी पनिशेबल विद अ पेनल्टी ऑफ अप टू ₹10 lakhs। ठीक है, अब हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इस बिल में दोनों क्रिमिनल और सिविल पेनल्टी की बात की गई है, क्रिमिनल पेनल्टी एज वेल एज सिविल लाइबिलिटी की। अब we'll move on with the third and the last bill which has been discussed in this lecture, जो कि है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023। ये भी एक कॉलोनियल एरा के एक लॉ को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया, जो कि ये रिपील कर रहा है। जैसे कि हम बता रहा है, ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को दिस इज रिपीलिंग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इनको भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल से रिलेटेड। सो बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस बिल इज मेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड बुक्स। अब एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कोई भी बिल, कोई भी नया एक्ट पढ़ते टाइम कि ये किसको कवर नहीं करेगा या इसका स्कोप क्या है। सो इट डज नॉट इंक्लूड बुक्स और साइंटिफिक एंड अकेडमिक जर्नल्स, ये इनके रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है ये। फिर फॉरेन पीरियोडिकल्स एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन जो है उनका प्रिंट किया जा सकता है इंडिया में ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ होम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन अप्लाई कर सकता है, बट कोई भी ऐसा इंसान who has been convicted of a terrorist act, unlawful activity or who has acted against the security of the state will not be allowed to publish a periodical। इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज की अब हम बात करते हैं जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल बिल के अंदर दी गई हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इज प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही है जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को इशू करेंगे। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनका अपॉइंटमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ही है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, विच आई सेड अर्लियर। फिर ये मेंटेन करेंगे रजिस्टर ऑफ पीरियोडिकल्स, ये गाइडलाइंस देंगे फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ टाइटल ऑफ पीरियोडिकल्स। Then he'll also verify the circulation figures of prescribed periodicals, and he has also the powers to revise, suspend or cancel any registration certificate. इसके बाद डीएम और प्रेस रजिस्ट्रार हैंड इन हैंड काम करेंगे। सबसे पहला ये है कि क्या प्रोसीजर क्या है, आप किस तरह से सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन स्पेसिफाई करते हुए पब्लिशर या जो भी प्रिंटर है वो एक डिक्लेरेशन स्पेसिफाई करेंगे, एंड इट शैल बी मेड मैंडेटरीली। सो ये उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है टू दी डीएम, और डीएम उसको सेंड करेंगे प्रेस रजिस्ट्रार को, जो कि इशू ऑफ who shall issue a certificate of registration।
Then the publisher of the periodical may also obtain a registration certificate by filing an online application directly with the Press Registrar General and specified local authority. अब ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स क्या ये परमानेंट है? नहीं, ये सस्पेंड भी हो सकते हैं, इनको कैंसिल भी किया जा सकता है। कौन इन्हें सस्पेंड कर सकता है? जो दे रहा है वही सस्पेंड कर सकता है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। और ये मिनिमम पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज के लिए इसको सस्पेंड कर सकते हैं। ग्राउंड्स क्या होंगे सस्पेंशन के? सबसे पहला कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेते टाइम ही फर्निश सम फॉल्स इंफॉर्मेशन। दूसरा, उन्होंने पीरियोडिकल्स को कंटिन्यूसली पब्लिश नहीं किया, मतलब पीरियोडिकल्स दे आर मेंट टू बी पब्लिश्ड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। अब अगर वो नहीं हो रहा है तो भी आप सस्पेंड कर सकते हो उस जर्नल को, उस पीरियोडिकल को। और लास्ट, उन्होंने अपने एनुअल स्टेटमेंट्स में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी। इन सच केसेस उनका सस्पेंशन हो सकता है उनके सर्टिफिकेट का। और अगर जो पब्लिशर है वो इन डिफेक्ट्स को अगर रेक्टिफाई नहीं करता है, इन दैट केस इट मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर सर्टेन अदर ग्राउंड्स विच हैव बीन गिवन फॉर कैंसिलेशन। और कैंसिल भी, ये ध्यान रखने वाली चीज है, कैंसिल भी हमारे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ही कर सकते हैं। सो ही इज द मेन अथॉरिटी इस पूरे एक्ट में, जो कि इशू भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ग्राउंड्स क्या है कैंसिलेशन के? कि जो पीरियोडिकल है उसका सेम या सिमिलर टाइटल है जो कि पहले किसी पीरियोडिकल का रह चुका है। दूसरा, जो ओनर है या जो पब्लिशर है, ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी, और ही इज गिल्टी ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट। लास्टली, ये बिल प्रोवाइड कर रहा है पेनल्टीज और अपील। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल जो है वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं कुछ ग्राउंड्स पे। सबसे पहला ग्राउंड है कि कोई पब्लिश कर रहा है पीरियोडिकल्स को विदाउट गेटिंग देम रजिस्टर्ड, सो इस केस में अप टू 5 लाख रुपीज फाइन इम्पोज हो सकता है। दूसरा है दैट दिस पर्सन और द पब्लिशर इज फेलिंग टू फर्निश this in some information in his annual statement, so पहली डिफॉल्ट पे अप टू 20,000 उन पे फाइन इम्पोज हो सकता है। इन केस कोई पीरियोडिकल पब्लिश कर रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस पब्लिकेशन को इमीडिएटली रोक दिया जाए। इन केस विद इन नेक्स्ट 6 months में उनके इस डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं किया जाता है, तो जो पब्लिशर होगा ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months। Any person who is aggrieved by the order of the press registrar general, कौन से केसेस में कि उनको रिफ्यूज कर दिया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने से। दूसरा, सस्पेंड कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया रजिस्ट्रेशन को। तीसरा, कोई पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड अपीलेट बोर्ड, कोई पेनल्टी इम्पोज कर दी गई है। इन दैट केस जो अपील है वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड के आगे आप ला सकते हैं विद इन नेक्स्ट 60 days। सो इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट बिल्स थे जो विंटर सेशन में पास किए गए हैं बाय बोथ द हाउसेस, एंड नाउ दे आर अवेटेड फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आफ्टर विच ये एक्ट बन जाएंगे। इसके साथ हम इसको ख़त्म करते हुए नए उस पर ख़त्म करते हैं कि इसके साथ मैं आने वाले लेक्चर में जो नए और बिल्स और अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उनको डिस्कस करूँगी। And there will be a separate lecture for the नए क्रिमिनल लॉ बिल्स, जिनका नाम के साथ साथ बहुत से प्रोविजंस चेंज किए गए, कुछ हटा दिए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में ही। सो हम उनको डिस्कस करेंगे। और विद दिस वन मोर थिंग आई वुड ब्रिंग टू योर नोटिस कि अब से जो लीगल करेंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी वो एक तो रेगुलर होंगी, दूसरे उनमें जजमेंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे। अब हम क्योंकि 2023 इज कमिंग टू एन एंड, हम सबसे पहले करेंगे इस साल के सारे जजमेंट्स को डिस्कस। मैं वो करूँगी कुछ स्पेसिफिक लॉज से रिलेटेड जो हमारे जुडिशियल सर्विसेज के लिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए, उन सारे सर्विसेज के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे बेसिक लॉज हैं, तो मैं उन्हें डिस्कस करने वाली हूँ लॉज के हिसाब से। तो लॉ वाइज हम सारे जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो ये भी ध्यान में रखते हुए कि कौन से प्रोविजंस हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं। इसके साथ आई थिंक अब इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहिए। सो थैंक यू।